हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं बैंड रूल के बारे में। बैंड रूल क्या होता है इसे हम डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पेशेंस बना करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं कि बैंड रूल क्या होता है। बैंड रूल को हम किस लिए यूज करते हैं। देखो, बैंड रूल जो होता है ना, बैंड रूल स्पेशली यूज किया जाता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन जिन भी मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है उन मॉलिक्यूल्स में जितने भी सराउंडिंग एटम होते हैं जो कि सेंटर एटम से जुड़े हुए होते हैं, उन सेंटर एटम से जुड़े हुए सराउंडिंग एटम की जो लोकेशन होती है, जो पोजीशन होती है, उसके बारे में कौन बताता है? बैंड रूल बताता है कि कौन सा एटम कहाँ पर आएगा और कौन सा एटम कहाँ पर आना चाहिए। देखो, अगर हम सिंपल मॉलिक्यूल है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन हमारा जो ये रूल है, ये रूल केवल और केवल एप्लीकेबल है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के लिए। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कैसे होती है? देखो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ऐसे होती है, सेंटर एटम होता है, यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड और यहाँ से एक बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे AlCl3 में होता है ना, वैसे ही इतना तो ऐसे ही होता है। यहाँ पर एक एटम जुड़ा हुआ होता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है। ये सारा का सारा तो प्लेन में होता है, ये जो भी है ये प्लेन में, और ये एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्सियल। एक्सियल ये है हमारा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। तो हमारे पास तीन तो इक्वेटोरियल और दो एक्सियल होते हैं सेंटर एटम के चारों तरफ। इसकी जो शेप होती है वो किस तरीके से होती है? मान लो अगर हमारी ये बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड पर एक क्लोरीन यहाँ पर है, मान लो एक एटम यहाँ पर है, सेंटर एटम ये है। अब सेंटर एटम के एक यहाँ पर एटम है, एक यहाँ पर एटम है, एक यहाँ पर एटम है। ठीक है, ये तो सारे सारे क्या हो गए? इक्वेटोरियल पर, इस बोर्ड पर हो गए सारे सारे, यानी कि ये इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल और ये सेंटर एटम सारे सारे बोर्ड पर है। अब एक जो एक्सियल बॉन्ड है ना वो आगे की तरफ है और एक एक्सियल बॉन्ड पीछे की तरफ है, यानी कि हमारा जो सेंटर एटम है वो 5 ऑर्बिटल बनाता है। 5 ऑर्बिटल किस तरीके से होते हैं? इस तरीके से होते हैं इसके 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बनाता है। जो ये बॉन्ड है ना, ये सारे सारे ऑर्बिटल, ये और ये ऑर्बिटल एक ही सरफेस में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। अब जो दोनों के दोनों ये है, ये एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं इन्हें। ठीक है, एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। अब ये एक्सियल ऑर्बिटल जो होते हैं ये एक आगे है तो एक पीछे होता है। अगर ये हमारे बोर्ड पर है ना इस तरीके से, तो एक एक्सियल ऑर्बिटल आगे है, एक एक्सियल ऑर्बिटल इसके पीछे होगा। इस तरीके से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री होती है। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से होता है। मान लो अगर हम बात करें PCl5 की, PCl5 जो होता है PCl5, जिसमें तो सेंटर एटम है क्या है? फॉस्फोरस है। ये क्या है? sp3d हाइब्रिडाइज है। अब हम इसमें केवल और केवल डील करेंगे sp3d हाइब्रिडाइज जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उनके बारे में, उनके जो सराउंडिंग एटम है वो किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन सी पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। यानी कि जो सेंटर एटम क्या है? फॉस्फोरस। इससे जो सराउंडिंग एटम जुड़े हुए हैं वो कौन से है? क्लोरीन एटम। अब ये क्लोरीन एटम की जो पोजीशन है, कौन सा एक्सियल पर है, कौन से इक्वेटोरियल पर, ये कौन बताता है? हमें बैंड रूल बताता है। लेकिन इसमें तो सारे सारे क्लोरीन एटम है, कहीं पर भी किसी को लगा सकते हैं हम। लेकिन अगर इसके अलावा दूसरा मॉलिक्यूल हो जिसमें जो सराउंडिंग एटम है वो डिफरेंट हो, तो हमें बैंड रूल का यूज करते हैं। वो हम आगे देखते हैं। पहले हम इसकी ज्योमेट्री देखते हैं किस तरीके से ये होता है। देखो, सेंटर एटम क्या है? फॉस्फोरस। यहाँ पर है क्लोरीन, यहाँ पर है क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर क्लोरीन है। ये तो है हमारे एक ही सरफेस में। और ये क्या है? ये एक ऊपर है तो एक नीचे है। मान लो अगर ये है ना, ये क्लोरीन 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 और ये फॉस्फोरस है, यानी कि हमारे तीनों के तीनों इक्वेटोरियल के क्लोरीन और फॉस्फोरस हमारा अगर इस तरीके से है, मान लो अगर इस तरीके से है, एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, मान लो यहाँ पर फॉस्फोरस, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, तो हमारा एक ये एक्सियल का क्लोरीन कहाँ पर होगा? एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। ये होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल मॉलिक्यूल था PCl5, जिसमें हम कहीं पर भी किसी को भी लगा सकते हैं क्योंकि सारे के सारे क्लोरीन एटम सेम है, आइडेंटिकल है। इसको उठा करके यहाँ लगा दो, इसको यहाँ पर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसके अलावा हमारे पास इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें जो सराउंडिंग एटम है वो सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, जैसे PF2
Cl3, ठीक है। ये है, इसमें देखो फ्लोरीन है और 3 क्लोरीन है और 2 फ्लोरीन है सराउंडिंग में, जो कि फास्फोरस से जुड़े हुए हैं। अब इसमें फ्लोरीन कहां पर आएगा? फ्लोरीन एक्सियल पर आएगा, इक्वेटोरियल पर आएगा, कहां पर आएगा? और क्लोरीन कहां पर आएगा? ये कौन बताएगा हमें? ये बताएगा हमें बेंड टूल की कौन सा एटम कहां पर आना चाहिए। हम यहाँ पर ऐसे ही नहीं लगा सकते कि फ्लोरीन को एक्सियल पर लगा दिया, इक्वेटोरियल पर लगा दिया, ऐसे नहीं लगा सकते। ऐसे हमारा जो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो गलत हो जाएगी। इसके लिए ही हम स्पेशली पढ़ते हैं बेंड टूल की। अगर अगर sp3d हाइब्रिडाइज कोई हमारा सेंटर एटम है और उससे जुड़े हुए जितने भी एटम है वो डिफरेंट है, तो हम बेंड टूल का यूज करते हैं। अब बेंड टूल हमें बताता है कि कौन सा एटम कहां पर आना चाहिए। अगर हमारे सेंटर एटम के पास लोन पेयर है तो वो कहां पर आना चाहिए। तो सारी चीजें हमें बेंड टूल बताता है। तो इसकी हम ड्रॉ करेंगे बाद में, पहले हमें बेंड टूल को पढ़ना पड़ेगा। बेंड टूल क्या कहता है? देखो, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू अंडरस्टैंड टीबीपी, यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ये हमें बताती है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री किस तरीके से होती है, कौन सा एटम कहां पर आता है, ठीक है। पर अब यहाँ पर हमारी थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी हमें ये कहती है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है, यानी कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जैसे कि क्लोरीन सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद होता है हमारा क्लोरीन। देखो ये होते हैं हमारे सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर इनमें बात करें तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में ना सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है हमारा फ्लोरीन। हमारी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो हमारे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सबसे हाई कौन सा है? फ्लोरीन, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद क्लोरीन। इसके आगे भी है लेकिन सबसे ज्यादा हम इनको यूज करते हैं। तो थ्योरी क्या कहती है? हमारे जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो एक्सियल पोजीशन पर रहना प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर वो हमारे sp3d हाइब्रिडाइज सेंटर एटम से जुड़ा हुआ है तो वो एक्सियल पोजीशन पर ही होगा। एक्सियल पोजीशन कौन सी है? ये एक्सियल पोजीशन है। ये क्या है? एक्सियल पोजीशन, यानी कि अगर हमारे ये है ना फास्फोरस, ये यहाँ पर है, क्लोरीन यहाँ, क्लोरीन यहाँ, क्लोरीन यहाँ, यानी कि ये इक्वेटोरियल। अब ये ऊपर क्या है? एक्सियल, नीचे एक्सियल, यानी कि यहाँ पर नीचे और ऊपर कौन आना प्रेफर करेगा? हमारा फ्लोरीन एटम। अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना वो ही आएगा, ठीक है। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन एटम है। अगर हमारे मोलिक्यूल में फ्लोरीन एटम है तो फ्लोरीन एटम कहां पर आएगा? हमारी एक्सियल पोजीशन पर प्रेफर करेगा आना। तो कुल मिलाकर की बात ये है कि हमारी जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में अगर जो सराउंडिंग एटम है वो सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट सराउंडिंग एटम है, तो उन्हें हम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में बांटेंगे। पहले तो उसका पता लगाएंगे कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है उसमें, यानी कि हमारा जो सेंटर एटम है उनमें से जो सेंटर एटम के चारों तरफ जितने भी एटम्स होंगे, यानी कि सराउंडिंग एटम्स होंगे, ये सराउंडिंग एटम्स है, ठीक है। इन सराउंडिंग एटम्स में देखेंगे कि कौन सा ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसे हम कहां पर रखेंगे? उसे रखेंगे एक्सियल पोजीशन, यानी कि यहाँ रखना पसंद करेंगे, इस पोजीशन पर। और बाकी जितने भी हमारे एटम्स होंगे उनको रखेंगे हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसी होगी? इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी। बीच में सेंटर एटम फास्फोरस, इसके सराउंडिंग में देखो फास्फोरस, फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो कहां पर आएगा? हमारी एक्सियल पोजीशन पर आएगा, ठीक है। और जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फ्लोरीन है ना वो लगभग 3.5 या फिर 4 के लगभग इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और क्लोरीन की होती है 3.0 के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन के कंपैरिजन में। तो क्लोरीन कहां पर आएगा? क्लोरीन आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर। यहाँ पर एस से होगी इसकी ज्योमेट्री, ठीक है, इस तरीके से होगी। तो हमारा जो बेंड टूल है उसके हिसाब से हमारी ज्योमेट्री ऐसी होनी चाहिए। अगर मान लो ऐसे ही लगा देना कि क्लोरीन यहाँ पर लगा दे और फ्लोरीन हम यहाँ पर लगा दे तो हमारी ज्योमेट्री गलत हो जाएगी। अगर हम बात करें लोन पेयर की, तो लोन पेयर कहां पर रहना पसंद करता है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहना पसंद करता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी सेंटर एटम है, जैसे हमारा सेंटर एटम क्लोरीन मान लो। अब क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन पहले तो 3 फ्लोरीन जोड़ लेगा। फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, ठीक है, एक यहाँ पर क्लोरीन। अब 2 इसके पास लोन पेयर आएंगे, कहां पर आएंगे? यहाँ पर,
ये क्या है, ये है हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन। ये क्या है, इक्वेटोरियल, और ये क्या है, एक्सियल पोजीशन। ये एक्सियल पोजीशन, ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है हमारी। तो ये इसकी हमारी ज्योमेट्री होगी। इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास चार एग्जाम्पल है, इनमें से देखते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत एग्जाम्पल है। इनमें से अगर इनका कंपैरिजन करें तो इनमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। सेंटर एटम फॉस्फोरस, इसके सराउंडिंग में क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है। 3 क्लोरीन है और 2 फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो कहां पर होगा, एक्सियल पोजीशन पर। देखो यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर है और क्लोरीन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इक्वेटोरियल पर होगा। तो ये हमारी जो ज्योमेट्री है वो करेक्ट होगी, ये सही होगी। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो देखो फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कहां पर होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन पर है, कहां पर, इक्वेटोरियल पर। तो ये क्या है, ये हमारी रोंग, गलत है। ठीक है, अगर इनके कंपैरिजन की बात करें तो हमारा जो लोन पेयर, देखो यहाँ पर ना फ्लोरीन एटम है और लोन पेयर एटम है, सराउंडिंग एटम। तो लोन पेयर कहां पर पसंद करते हैं रहना, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल पर है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां पर है, एक्सियल पोजीशन पर। तो ये क्या है, ये करेक्ट है, करेक्ट है। अगर इसकी बात करें, इसमें क्या है, इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, फ्लोरीन एटम है जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जो लोन पेयर है, लोन पेयर हमारे एक्सियल पोजीशन पर है, होने कहां पर चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और फ्लोरीन कहां पर होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन पर। तो ये क्या है, रॉन्ग है, ये गलत है। ठीक है, तो ये होती है हमारी बेंड रूल। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे इक्वेटोरियल पर ही क्यों आते हैं, ऐसा कौन सा रीजन है, इसका आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्यों ऐसा क्यों होता है। देखो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमें सेंटर एटम को पकड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो सेंटर एटम है ये क्या है, sp3d हाइब्रिडाइज। यहाँ पर जो सेंटर एटम है ये सेंटर एटम है। अब ये सेंटर एटम क्या है, sp3d हाइब्रिडाइज। ठीक है, अब sp3d हाइब्रिडाइज है तो 5 ऑर्बिटल होंगे, 2 एक्सियल पर और 3 इक्वेटोरियल पर। अगर हम इस sp3d को स्प्लिट करें, इसे तोड़े, तो किस तरीके से टूटेगा, अगर हम sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को स्प्लिट करें, तोड़ें, तो ये दो पार्ट्स में टूटेगा, 2 ऑर्बिटल्स, 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में टूटेगा। वो कौन से होंगे, sp2 और pd ऑर्बिटल। देखो यहाँ से sp2 निकल गया और एक p बच गया, वो p d के साथ बना देगा एक और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो pd। तो sp2 और pd ऑर्बिटल हमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमें देखने को मिलते हैं किसमें, sp3d में। अब इनमें से pd कौन से होते हैं और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन से होते हैं। देखो जितने भी एक्सियल ऑर्बिटल, कितने 2 एक्सियल ऑर्बिटल है, 2 एक्सियल ऑर्बिटल जो होते हैं वो pd हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, और जितने भी इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। यानी कि जो सेंटर एटम है उसके पास 5 ऑर्बिटल है, 5 में से 2 एक्सियल है, 3 इक्वेटोरियल है, और 2 एक्सियल जो है वो pd हाइब्रिडाइज है, और 3 जो इक्वेटोरियल है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ही हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है, कौन सा रीजन है कि जो हमारे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पर और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इक्वेटोरियल, और हमारे जो लोन पेयर होते हैं वो एक्सियल पर नया करके इक्वेटोरियल पर आते हैं। इसका रीजन हमें यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो इसका रीजन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हम परसेंटेज एस कैरेक्टर देखते हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, एस ऑर्बिटल हमारा कितना परसेंट प्रेजेंट है किसी भी ऑर्बिटल में, वो होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो देखो यहाँ पर हमारा एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा, यहाँ पर होगा 0% एस कैरेक्टर, 0% हमारा एस कैरेक्टर होगा। अगर इस ऑर्बिटल्स की यानी कि इक्वेटोरियल के जो भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी बात करें तो उनमें 33.33% क्या है, एस कैरेक्टर है।
ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो तो P है और एक है S है, तो एक है S, तो अगर S की हम परसेंटेज निकालें तो वो 33.33% आए। मान लो अगर हम बात करें sp ऑर्बिटल की, तो इसमें S कैरेक्टर कितना है 50% और 50% P कैरेक्टर है। अगर sp2 की बात करें तो इसमें कितना है 33.33% S कैरेक्टर। अगर हम sp3 की बात करें तो उसमें कितना है 25% एसपी कैरेक्टर, सॉरी एस कैरेक्टर। ठीक है, तो एस कैरेक्टर इस तरीके से है। तो एस कैरेक्टर जिस भी ऑर्बिटल का जितना ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझना। जिस भी ऑर्बिटल, मान लो इस ऑर्बिटल का परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा तेजी से, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी तरफ। तो ये है ना, इसकी परसेंटेज एस कैरेक्टर 0 है, तो 0 है तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर होगी वो उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी इनकी होगी, क्योंकि इनके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.33% है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है वो काफी ज्यादा होगी और इसकी जो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है वो काफी ज्यादा कम होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बहुत कम है, तो हम एक अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम यहाँ पर रख सकते हैं। देखो ये एक्सियल पोजीशन है, यहीं पर है, ये जो पोजीशन है ये यही है। तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो 0% एस कैरेक्टर है। अब 0% एस कैरेक्टर है मतलब जो ये ऑर्बिटल है हमारा, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा नहीं। जो फॉस्फोरस है ये अपने जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, वो उनको नहीं खींचेगा, इतनी ताकत से नहीं खींचेगा। तो ये जो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे हमारे कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। किस तरीके से बढ़ेगी, देखो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक रस्सी है हमारे पास, एक बंदा यहाँ से पकड़ रखा है और एक बंदा यहाँ से। अब यहाँ पर दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, दोनों आदमियों की स्ट्रेंथ सेम है, दोनों सेम ताकत से उस रस्सी को खींचते हैं, तो हमारी जो रस्सी की स्टेबिलिटी है वो तो डिक्रीज करेगी, तो आराम से टूट जाएगी हमारी रस्सी। अब मान लो यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये दो बंदे हैं, दो आदमी हैं, एक की स्ट्रेंथ, एक की ताकत ज्यादा है, एक की कम है। अब रस्सी को वो खींच रहे हैं, जो ताकतवर है वो आराम से रस्सी को खींच लेगा, जिससे क्या होगा, हमारी रस्सी टूटेगी नहीं। यानी कि जो रस्सी है उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी, वो टूटेगी नहीं। वैसे ही यहाँ पर होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हमारी बॉन्डिंग की वो थोड़ी सी फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, बस इतना ही होता है। तो इससे क्या है, इससे हमारा जो कंपाउंड है वो स्टेबल बना होता है। अगर हम यहाँ पर जो फ्लोरीन एटम है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उनको यहाँ पर बैठा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये भी थोड़ी ताकत से खींचेगा उन इलेक्ट्रॉनों को। मैं मानता हूँ फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफी कम होती है फ्लोरीन के कंपेरिजन में, लेकिन जो ऑर्बिटल है उसकी अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ेगी। अब खींचने की पावर बढ़ेगी तो यहाँ पर जितने भी, देखो यहाँ पर जो ऑर्बिटल होगा ये क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो 33.33% है, यानी कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें फॉस्फोरस भी खींचेगा, फ्लोरीन भी खींचेगा। अब हम बात कर रहे थे रस्सी की, मान लो रस्सी है हमारी, दोनों आदमी है, दोनों आदमियों ने पकड़ रखी है। अब इसकी भी स्ट्रेंथ सेम है, इसकी भी लगभग स्ट्रेंथ सेम है। अब रस्सी को खींचेंगे तो रस्सी की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी हमारी ऑर्बिटल की तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के, वो फ्लोरीन भी ताकत से खींच रहा है और फॉस्फोरस भी खींच रहा है, जिससे क्या होगा, यहाँ के जो बॉन्ड है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। यहाँ पर स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो यानी कि एनर्जी बढ़ेगी। अब एनर्जी बढ़ेगी तो हमारा जो कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। अब हम सारा का सारा जो काम कर रहे हैं वो सारा का सारा काम हमारे कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए कर रहे हैं। अब स्टेबल बनाने के लिए कर रहे हैं तो फॉस्फोरस कहां पर रहना पसंद करेगा, जहां पर वो स्टेबल रह सके, और स्टेबल कहां पर रहेगा, एक्सियल पोजीशन पर, न कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर। यही रीजन है कि फ्लोरीन यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितने भी होते हैं वो प्रेफर करते हैं एक्सियल पोजीशन पर रहना, न कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहना, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है और एक्सियल पोजीशन पर परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत कम होता है, यानी कि 0% होता है। अगर हम लोन पेयर की बात करें कि लोन पेयर हमारे इक्वेटोरियल पर क्यों रहते हैं, देखो लोन पेयर की एक कैरेक्टर है, एक उसकी प्रॉपर्टीज है।
वो ना हमेशा ये चाहता है, वो हमेशा जो न्यूक्लियस है, सेंटर एटम का न्यूक्लियस है, उससे अट्रैक्शन में रहता है, उसके साथ अट्रैक्ट होता है, न कि रिपेल करता है, रिपल्सन नहीं करता है, उसके साथ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन में रहता है। इसलिए वो ये चाहता है कि वो वहां पर रहे, उस पोजीशन पर रहे जिससे सेंटर एटम की उससे जो डिस्टेंस है वो कम से कम रहे। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो 0% है। अब 0% है तो ये काफी लंबा बॉन्ड होगा। देखो इसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर पीडी की बात करें तो यहाँ पर पी और डी ऑर्बिटल है, पी और डी ऑर्बिटल ओवरलैप कर करके पीडी जो हाइब्रिडाइज पीडी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना रहे हैं। यहाँ पर देखो पी ऑर्बिटल भी डबलाकार होता है और डी ऑर्बिटल भी डबल डबलाकार होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एस कैरेक्टर जो ऑर्बिटल होता है वो गोलाकार होता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, दो हमारे पी ऑर्बिटल है, ठीक है, दो पी ऑर्बिटल हो गए और एक हमारा एस ऑर्बिटल होगा। एस ऑर्बिटल गोलाकार होता है। अगर हम इस गोले को इनमें फिट करेंगे, अगर फिट करेंगे तो क्या होगा, मान लो ये जुड़ करके एक हो गया, एक ऐसा ही बना लेगा। अब इस गोले को हम इसमें फिट करेंगे, अब फिट करेंगे तो क्या होगा, ये यहां से फूलना चाहिए, फूलेगा तभी तो फिट होगा। अब फूलेगा तो इसकी जो लेंथ है, यहाँ पर जो लंबाई है ये तो डिक्रीज करेगी ना, ये तो कम होगी ना, तभी तो ये इस तरीके से फूलेगा। तो हमें किस तरीके से दिखेगा, तो हमें ये इस तरीके से दिखेगा। इसे हम सही से ड्रॉ करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, यानी कि ये फूल करके मोटा हो चुका है और जो ये लेंथ है इसकी जो लंबाई है घट करके छोटी हो चुकी है। तो यानी कि अगर हमारा परसेंटेज इस कैरेक्टर बढ़ेगा तो हमारे जो ऑर्बिटल है उसकी साइज बढ़ेगी। अब साइज बढ़ेगी हमारे ऑर्बिटल की तो जो लंबाई है वो लंबाई घटेगी, यानी कि जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड की जो लंबाई है वो घटेगी। यानी कि कुल मिलाकर बात क्या है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है यहाँ की और यहाँ की डिस्टेंस ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में यहाँ की जो डिस्टेंस है ये कम है। तो हमारा जो लोन पेयर है, लोन पेयर हमेशा अट्रैक्शन में रहता है सेंटर एटम के न्यूक्लियस के। तो ये जो लोन पेयर है, तो लोन पेयर कहां पर रहेगा, यहाँ पर रहना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस, सेंटर एटम के न्यूक्लियस से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कम है। क्यों है? क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा होता है तो उसकी जो मोटाई है, उसकी जो बल्कीनेस है वो तो ज्यादा हो जाती है। अब बल्कीनेस ज्यादा हो जाती है तो उसकी जो बॉन्ड की लेंथ है वो घट जाती है। अब बॉन्ड की लेंथ घटेगी तो हमारे सेंटर एटम के न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस भी घटेगी। तो डिस्टेंस घटेगी तो हमारे जो लोन पेयर है, लोन पेयर तो अट्रैक्शन में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो वहां पर ही रहना पसंद करेंगे जहां पर उसकी डिस्टेंस कम हो। ठीक है, तो वो कहां पर आएंगे, हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन पर आते हैं। क्योंकि यहाँ की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड की लंबाई है वो कम होती है, बॉन्ड की दूरी कम होती है। इसके कंपैरिजन में ये काफी लंबा बॉन्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें पी ऑर्बिटल है न कि एस ऑर्बिटल है। अगर एस ऑर्बिटल है तो उसकी लंबाई घटती रहेगी, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उस बॉन्ड की, उस ऑर्बिटल की लंबाई घटती रहेगी। यहाँ पर तो पी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल है, तो दोनों की शेप कैसी होती है, डमलाकार होती है। अब डमलाकार होती है तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड का ऑर्बिटल है ये लंबाई होगा। अब लंबा होगा और क्या होगा, पतला होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लंबा होगा और पतला होगा। तो लंबा होगा, पतला होगा तो क्या होगा, वीक होगा। अब वीक होगा तो क्या होगा, देखो अगर परसेंटेज एस, अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ता है, परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ता है तो क्या होगा, लॉन्गिटिविटी, लॉन्गिटिविटी बढ़ेगी और थिकनेस बढ़ेगी। यानी कि हमारा जो ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो हमारे जो ऑर्बिटल की लेंथ है, लंबाई है वो तो बढ़ेगी और जो उसकी थिकनेस है, उसका जो मोटापा है वो घटेगा, यानी कि वो पतला होगा। अगर हमारा जो एस कैरेक्टर है, मान लो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करता है, कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो क्या होगा, हमारा जो लंबाई है, बॉन्ड की लंबाई है वो क्या होगी, घटेगी। यानी कि हमारा जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो अगर बढ़ेगा तो ये चीजें क्या होंगी, घटेगी। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें देखेंगे आप, जिसमें हमारा जो सेंटर एटम है वो sp3d हाइब्रिडाइज होगा और उसमें ना एक एक लोन पेयर ऐड करते जाएंगे कि एक लोन पेयर आने पर किस तरीके से शेप होती है, दो लोन पेयर आने पर, सेंटर एटम के पास दो लोन पेयर आने पर किस तरीके से शेप दिखती है हमें, तो वो देखते हैं।
देखो अगर बात करें कि हमारे पास एक भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है, हमारे पास एक भी लोन पेयर नहीं है, और तो लोन पेयर नहीं है तो इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हमारी ज्योमेट्री होगी, तो शेप भी वैसी होगी। देखो ज्योमेट्री और शेप में काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। ज्योमेट्री लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करती है, और जो शेप होती है वो केवल और केवल बॉन्ड पेयर को कंसीडर करती है। वो अभी हमें देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से। देखो अगर हमारे पास लोन पेयर, हमारे सेंटर एटम के पास लोन पेयर एक है, ठीक है, लोन पेयर एक है, तो क्या होगा, लोन पेयर एक है और sp3d हाइब्रिडाइज होगा सेंटर एटम, तो हमारा मान लो ए सेंटर एटम है, तो किस तरीके से होगी, ए सेंटर एटम है, तो लोन पेयर कहां पर आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम लोन पेयर लगा देंगे और बाकी हम सराउंडिंग एटम लगा देंगे, ठीक है। यहां पर इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी। ये क्या है, इसकी ये शेप है, तो शेप इसकी क्या होगी, देखो ज्योमेट्री तो वो ही होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप बदल जाएगी। शेप क्या होगी, यहां पर शेप क्या होगी इसकी होगी सीसा। सीसा एक झूले जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। अगर हम बात करें लोन पेयर अगर दो हो तो किस तरीके से होगी, अगर लोन पेयर दो होंगे, देखो लोन पेयर हमेशा प्रेफर करते हैं इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही लगाएंगे। ये सेंटर एटम है, अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी लगा सकते हो, क्योंकि सारों की जो बॉन्ड एंगल है, सारों का जो बॉन्ड एंगल है ये और ये बॉन्ड एंगल 120 ही है, ठीक है, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर x, यहाँ पर हमारा x, इस तरीके से हमारी शेप आएगी। इसकी जो शेप होगी, शेप क्या होगी हमारी, टी शेप में होगी। देखो यहां पर हम इस लोन पेयर को कंसीडर नहीं कर रहे थे, तो इसे लोन पेयर को भूल जाओ, और हमें कौन सी शेप देखने को मिल रही है, टी जैसी शेप। हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं उसमें जो टी होती है वैसी ही शेप देखने को मिल रही है, शेप। इसीलिए जो शेप होती है वो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करती है। अगर हम बात करें लोन पेयर अगर 3 हो तो कैसी शेप होगी, लोन पेयर अगर 3 होंगे तो सेंटर एटम ए है, इसकी दो ये लोन पेयर होंगे और एक लोन पेयर ये होगा, तो ये होंगे हमारे 2 सराउंडिंग एटम, ऐसी शेप होगी। अब इसकी जो शेप है वो किस तरीके से है, इसे भूल जाओ, जो लोन पेयर है उसे भूल जाओ, तो हमें एक सीधी संरचना, एक सीधी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, इसे हम बोलते हैं लीनियर, ठीक है, लीनियर शेप। इस तरीके से इनकी शेप होती है, लेकिन ज्योमेट्री इन सबकी सेम होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो अब हम कुछ एग्जांपल की बात करेंगे और उनकी शेप बताएंगे कि किस तरीके से इनकी शेप होगी, और जो सेंटर एटम होगा वो sp3d हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। तो पहले एग्जांपल की बात करते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा XeOF2, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो सेंटर एटम क्या है, जिनोन है, जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी जो शेप होती है किस तरीके से होती है, जिनोन सेंटर एटम, 2 फ्लोरीन एटम है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन से कम होती है, तो ये कहां पर आएगा, ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा, डबल बॉन्ड बनाता है। एक्सियल पोजीशन पर कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा, ठीक है। अब बच गए कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 यहां से 2 यहां से, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन और बच गए, यानी कि 2 लोन पेयर इसके पास और बच गए। तो इसकी जो शेप होगी वो शेप कैसी होगी, टी शेप। अब हम सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकेंड एग्जांपल है हमारा SF4, ठीक है। SF4 में क्या है, सेंटर एटम है, सेंटर एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 प्लस 4 सराउंडिंग एटम, 10/2 बराबर 5, ठीक है। तो 5 तो क्या हो गया, sp3d, sp3d है सेंटर एटम, तो क्या है, अब इसकी हम ज्योमेट्री बताएंगे, ज्योमेट्रिक शेप बताएंगे। एक लोन पेयर है तो शेप ही होगी, ज्योमेट्री तो वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। तो इसकी शेप कैसे होगी, सेंटर एटम हमारा S है और फ्लोरीन यहाँ पर रखेंगे, एक फ्लोरीन यहाँ पर रखेंगे, और अब बच गए 2 फ्लोरीन, तो 2 फ्लोरीन हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब इसके पास एक लोन पेयर भी है, लोन पेयर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर आएगी, इसकी जो संरचना आएगी, शेप आएगी, वो होगी सीसा शेप, सीसा शेप होगी।
देखो ये है हमारा बेंड रूल, और अब हम बात करेंगे मॉडिफाइड बेंड रूल की। कुछ चीजें हैं जो बेंड रूल नहीं समझा पाता है, जो कौन समझाएगा, मॉडिफाइड बेंड रूल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर XeF5 माइनस जो कॉम्प्लेक्स है उसकी अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, शेप की बात करें, तो जिनोन हमारा सेंटर एटम है, 5 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ हमारा फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ पर होगा। ठीक है, एक फ्लोरीन यहाँ पर होगा। तो इसकी जो हमारी शेप है, वो इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी हमारी पेंटागोनल पिरामिड। अब इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर यहाँ पर आएगा। लोन पेयर कहाँ पर आना चाहिए, लोन पेयर हमारा इन पोजीशंस पर आना चाहिए, इक्वेटोरियल पर आना चाहिए। आ कहाँ पर रहा है, एक्सियल पोजीशन पर। हमारा बेंड रूल क्या कहता है कि एक्सियल पोजीशन पर नहीं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर आना चाहिए लोन पेयर। आ कहाँ पर रहा है, एक्सियल पोजीशन पर। तो इस चीजों को हमारा बेंड रूल नहीं समझा पाया, जिसे कौन समझाएगा, मॉडिफाइड बेंड रूल।